नमस्कार, तालठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं सचिन। सबसे पहले आपको बता देते हैं इस वक्त की 3 बड़ी खबरें क्या है। सबसे पहले, किसान मजदूरों के लिए यह मोदी क्रांति का दिन है। दूसरा, बॉलीवुड की थाली को किसने गंदा किया, क्योंकि एक बार फिर से क्या मीटू का जिन बाहर आ गया है और कोरोना का वार अब क्या 54 लाख के पार। लेकिन तालठोक के स्पेशल एडिशन इस वक्त कृषि बिल पर। राज्यसभा में जो कुछ हुआ उसकी पुनः मैं निंदा करता हूं और यह बताता है कि वो पार्टियां जो किसान विरोधी हैं उन्होंने आज इस तरीके का प्रयास करके प्रजातंत्र पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया। उन्होंने आज सभ्यता को ताक पर रख करके जिस तरीके का कार्य किया है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस संसद में लड़ी और अब सड़क पर लड़ेगी। 7.5 लाख गांव में लड़ेगी, हर मंडी के अंदर जाकर लड़ेगी और तब तक लड़ेंगे जब तक मोदी सरकार को किसान और खेत खलिहान की जोड़ी पर झुका नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वही किया जो देश के किसान चाहते थे। कांग्रेस ने, तृणमूल कांग्रेस ने और कुछ विरोधी दलों ने आज वही किया जो जनता के मत के विरुद्ध था। आज का ये कांग्रेस का कृत्य सीधा सीधा जनता का अपमान है। आज का दिन जैसे मैंने कहा काली स्याही से लिखा जाएगा और ये जो भी बिल पास हुआ है और जो कानून आएगा वो किसानों के हित के विरोध में है। से ध्वनिमत से पारित हो गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जहां किसानों के लिए शोषण से इसे असली आजादी का दिन बताया, वहीं विपक्ष ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिन कहा। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस और टीएमसी के सांसद वेल में आ गए और जबरदस्त हंगामा करने लगे। हद तो तब हो गई जब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने सारी हदें लांघते हुए रूल बुक तक फोड़ दी। उप सभापति का माइक तोड़ने की भी कोशिश हुई। सवाल यह है कि किसानों को बिचौलियों, आढ़तियों से मुक्ति मिलने से विपक्ष को क्या दिक्कत हो सकती है। कल तक विपक्ष को जो बिल क्रांतिकारी नजर आ रहा था, जो विधेयक क्रांतिकारी नजर आ रहा था, कांग्रेस जिसे लाने की बात कर रही थी और अपने राज्यों में लागू भी कराया, आज वो डेथ वारंट कैसे हो गया। या इस बिल के आने से बिचौलियों और राजनीतिक परिवारों के बीच चल रहे गठबंधन पर भी मोदी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। दस में तालठोक के बड़े सवाल, परिवार की मलाई से किसानों की भलाई। दूसरा, कृषि बिल से परेशानी या कमीशन बंदी से। तीसरा, किसान बहाना है, बिचौलियों को बचाना है। चौथा बड़ा सवाल, किसानों से लूट की छूट कब तक मिलती रहेगी और किसान पर भारी क्या खानदान की राजनीति। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री भी जुड़ेंगे किसी भी वक्त, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे क्योंकि राज्यसभा में यह बिल पारित हुआ है। इस वक्त हमारे साथ ओपी धनखड़ हैं जो कि हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष हैं, किसान नेता है। हमारे साथ राकेश सिन्हा हैं, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी से। विजय सरदाना है, इकोनॉमिस्ट। हमारे साथ चरणजीत बराड़ हैं जो कि किसान नेता हैं और एक बड़े जमींदार भी हैं और एक बहुत बड़ी एसोसिएशन का रिप्रेजेंट भी करते हैं। हमारे साथ पुष्पेंद्र चौधरी हैं, किसान नेता। किशन मीर चौधरी हैं, किसानों के बड़े नेता। परविंदर सिंह सेठी हैं, अकाली दल के प्रवक्ता। और हमारे साथ गजेंद्र सिंह सांकला है, कांग्रेस के नेता। सबसे पहले राकेश सिन्हा, बात तो हो रही थी अन्नदाताओं की, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते वेल तक पहुंच गई और रूल बुक तक फाड़ दी गई। ये किस चीज की लड़ाई थी? ये अन्नदाताओं का अपमान था कि सम्मान था? सचिन जी, हमने बोल्शेविज्म के बारे में पढ़ा है कि रसिया में बोल्शेविज्म किस तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को डिसरप्ट कर दी थी। हमने फांसीवाद के बारे में पढ़ा है कि इस तरह से फांसीवाद ने जर्मनी और इटली में संसदीय जनतंत्र को डिसरप्ट किया। आज मैंने अपनी आंखों से देखा, संसद में जब ये बिल आया तो सभापति जी के अनुरोध पर ये बहस हुई। सभी पार्टी के लोगों ने अपने अपने विचार रखे। कांग्रेस के बाजवा साहब ने दिया, बीजेपी के भूपेंद्र यादव जी ने दिया। सभी पार्टी के लोगों को जितना समय अलॉटमेंट हुआ उन्होंने बात कही, बातों का डिस्कशन और डिबेट हुआ। लेकिन जब इस बात पर आई कि अब डिवीजन होगा उस पर, जब उनके पास नंबर नहीं था,
यही बोल्शेविज्म का सिद्धांत है, जो रसिया का बोल्शेविज्म है, जहां बोल्शेविक क्रांति सिद्धांत है। जब आप डेमोक्रेसी में जीत नहीं सकते तो डेमोक्रेसी को ही अपदस्थ कर दो। आज सदन के भीतर जो हुआ संसदीय जनतंत्र पर वो काला धब्बा है। हमने कुछ विधानसभाओं में सुना था कि वेल में आ जाना, यहां तक तो चलता है, नारेबाजी करना यहां तक चलता है, लेकिन स्पीकर का माइक तोड़ देना, धक्का मुक्की करना, स्पीकर पर एक तरह से हिंसात्मक व्यवहार का प्रतीक बन जाना, और इतना ही नहीं, वो इतनी दयनीय स्थिति हो गई कि मार्शल्स के साथ भी धक्का मुक्की करने लगे। ये हाउस ऑफ एल्डर्स है। हमें खुद यदि उसका विवरण आज समाज के सामने चला जाए तो कम से कम लोग हमें हाउस ऑफ एल्डर्स नहीं कहेंगे। कांग्रेस पार्टी, वामपंथी पार्टियों और टीएमसी सभी लोगों ने संयुक्त रूप से जिस प्रकार से राज्यसभा में एक आचरण प्रस्तुत किया, आपको याद होगा सचिन जी, बहुत पहले आरजेडी के एक सांसद थे, साधु प्रसाद जी उनका नाम था, उन्होंने स्पीकर के हाथ से लेकर बिल फाड़ दिया था, तो बहुत हंगामा मचा। नहीं, लेकिन सब हो रहा था, सब कुछ हो रहा था। मुझे एक बात बताइए ना, सब कुछ हो रहा था किसानों के नाम पर, राकेश जी, सब कुछ हो रहा था उस अन्नदाता के नाम पर, सब कुछ हो रहा था कि किसानों को हक दिलवाना है। और ये किसानों को हक कैसे दिलवाना है कि ये देखिए जरा आप, वेल में कैसे सांसद घुसते हैं, फिर उसके बाद टीएमसी और कांग्रेस के सांसद, देखिए ये व्यवहार किया जा रहा था स्पीकर के साथ। अब क्या सच में इन पार्टियों को, देखिए उस वक्त कृषि मंत्री बैठे हुए थे, क्या सच में इन पार्टियों को किसानों की फिक्र थी? क्या सच में इन पार्टियों को फिक्र थी कि किसानों पर चर्चा हो रही है, मैं किसानों का हित रख रहा हूं और किसानों के हित के ऊपर ही यहां पर बहस हो रही है? या फिर यूं कहें कि ईमानदारी, या फिर यूं कहें कि कहीं ना कहीं कमीशन जाते हुए देख करके इनको लगा कि दुकानदारी बंद हो रही है, इसलिए हम लगातार दिखा रहे हैं 360 डिग्री कवरेज। हैशटैग है फैमिली फर्स्ट फार्मर सेकंड। क्या फैमिली फर्स्ट है और उसके बाद फार्मर सेकंड है, जिसका लगातार पार्टियां बैठ करके आज संसद में जिक्र कर रही थी? राकेश, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसके बाद। आखिर ये बड़ा सवाल है देश के किसानों के सामने। आप उनको भोले भाले किसानों को गुमराह करके, ये सारे आड़ती जितने भी हैं पंजाब और हरियाणा के, इनकी लूट मार जो अब बंद होगी, क्योंकि पूरा फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का खरीदी जो है पंजाब की मंडियों में होती है, हरियाणा की मंडियों में होती है। ये क्या तरीका है? आखिर श्रोमणी अकाली दल तो वो किसान परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं, मंडियों पे उनका भी कब्जा है, इसे सब जानते हैं। तो आप हकीकत पे बात करिए। अगर आज किसानों को मंडी से बाहर, मैं तो कह रहा हूं कब्जा है, मैं तो कह रहा हूं बकायदा कब्जा है। कमाल की बात कर रहे हैं, पूरे देश, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, पूरे देश का किसान विरोध प्रदर्शन कर रहा है। अगर उनके हक में भड़का रहे हैं आप लोग, हर किसी से क्योंकि आप लोग भड़का रहे हैं, आप हर किसी से बात कर रहे हैं, आप किसान से बात नहीं कर रहे। जो प्रदर्शन तो किसान करवा रहे हैं, आड़ती करवा रहे हैं, उनको बहका रहे हैं, राजनीति क्या गारंटी है कि वो किसान को बेनिफिट देगी जो उसका मिनिमम सपोर्ट? तीनों मुद्दों का मैं आपको जवाब दे रहा हूं। ये इतनी बेचैनी क्यों है? आप इस हिंदुस्तान की राजनीति को समझिए। मैं सचिन जी 1 मिनट लूंगा ताकि लोगों को क्लैरिटी हो जाए। मैं और आप, दिल्ली, नोएडा शहरों में रहने वाला हर आदमी 40, 50, 60, 80 रुपए सब्जी के देता है। किसान तक 2, 3, 4, 5 रुपए पहुंचते हैं। ये बीच का 45 रुपए कौन रखता है? अकाली दल बताए, कांग्रेस बताए, जो विरोध कर रहे हैं वो सब बताएं, किसान नेता बताएं, जो विरोध कर रहा है बताएं। इस पे कोई जीएसटी नहीं है, कोई रसीद नहीं देता। ये 45 रुपए किलो के हिसाब से जो मैं एज ए कंज्यूमर पे करता हूं, वो किसान तक क्यों नहीं पहुंचता? वो बीच में कौन बंदरवाट करता है? पहली बात, ये 45 रुपए क्या सारा व्यापारी रखता है? नहीं रखता। आज जितनी भी देश की राजनीति है, खासकर रीजनल पार्टीज और छोटी पार्टीज क्यों हंगामा कर रही हैं? क्योंकि इनकी राजनीति के लिए इनके पास कोई फैक्ट्री तो चल नहीं रही। इनको राजनीति करने के लिए, रोज रैलियां करने के लिए पैसा कहां से आता है? इन्हीं मंडियों से आता है। ये पैसा राजनीति के काम आता है। आज जब आप लिबरलाइज कर दोगे, मंडी में जो इनके धन्ना सेठ बैठे हैं, इनके जो कहते हैं कि एजेंट्स बैठे हैं, वो जो पैसा इकट्ठा करके पॉलिटिकल एक्टिविटी में लगाते हैं, जब उनके पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो इनको कौन देगा? इनकी राजनीति कैसे होगी? ये नेतागिरी कैसे करेंगे? ये गांव-गांव में जाके जो रैलियां करते हैं, बंदरवाट करते हैं, लॉलीपॉप बांटते हैं, ये कैसे होगा? तो आज मजबूरी ये है कि आपने सिर्फ मंडी नहीं बदली है, इस देश की राजनीति बदल दी है। ये छोटी छोटी पार्टियों को भी ये समझ नहीं आ रहा कि अब चंदा कहां से आएगा, गल्ला बंद कर दिया ना सर, खर्चा कैसे निकलेगा? मैं तो सीधा कहता हूं गल्ला बंद कर दिया ना। इसीलिए आपने, नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना सरदाना जी, ये गल्ला बंद कर दिया।
बराड़ साहब, वरना तो किसानों के तो आप भी रिप्रेजेंटेटिव, और जो किसान का रिप्रेजेंटेटिव है वो अपने किसान को फलते फूलते देखने से वो आत्महत्या ना करे, परिवार हमेशा 2 वक्त की रोटी खाए, कर्ज में वो ना डूबे, वो तो इस बिल से खुशी हो सकता है सर। दुख तो उसको होगा जिसका बिचौलिया बंद हो जाए या बिजनेस बंद हो जाए या गल्ला बंद हो जाए। मेरी एक बात है चरणजीत बराड़, मेरी सभी से अनुरोध है, मैंने किसी को टोका नहीं है, जितने मिनट मुझे मिलने हैं कृपया मेरी बात सुन लीजिए। आप बोल रहे हो कि जो बड़ी क्रांति है, और मेरा ख्याल है कि ये आड़तियों को आप वचोलिया मत समझिए। ये तो जितनी फिक्स आड़त है वो ही लेते हैं, और हमारे तो पंजाब से चावल और कणक जो गवर्नमेंट खरीदती है, तो हमारी तो यही अनुरोध था कि हमारी ये गारंटी कर दो कि गवर्नमेंट खरीदती रहेगी, तो वो गारंटी किसी को मिली नहीं। तो किसान पिछले 2 महीने 10 दिन से सड़क से है। जिस दिन का बिल आया, आप मत बोलिए, बीच में मत बोलिए आप, मैंने आपको सुना, बीच में मत बोलिए, 45 रुपए कहा गया, बीच में मत बोलिए आप, 45 रुपए आराम से सुनिए, आपने सभी का सुना, मैंने बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, हमने आजादी के लिए सबसे बड़ी जाने दी, हमने टोटल सरमाया अपना मंडियों पे लगाया, खेती बाड़ी पे लगाया। मैं तो कह रहा हूं आपने किसानों के लिए खून बहाया, इसको तो हमने अन्न दिया। बराड़ साहब मैं तो कह रहा हूं कि आपने किसानों के लिए खून बहाया। मुझे बताइए, किसान आज ये पूछ रहे हैं आपको आजादी के इतने साल बाद भी। बराड़ साहब बड़ा सीधा सवाल पूछ रहा हूं, उसके बाद सांकला साहब बड़ी देर से इंतजार करें, राकेश सिन्हा फिर सांकला साहब। मैं बहुत विनम्रता से पूछ रहा हूं क्योंकि किसान को आपने अपना खून दिया है, किसान को पानी दिया है। मैं बड़ी विनम्रता से वो किसान पूछ रहा है कि 70 साल से ज्यादा हो गए बराड़ साहब, 70 साल से ज्यादा हो गए, 3 रुपए की चीज 50 में बिकती है, 3 रुपए की उसकी फसल 50 में बिकती है, तो 47 कौन ले गया? जिम्मेवार कौन है? मुझे बात बताइए ना, सिस्टम फेलियर है, कोई सिस्टम फेलियर नहीं है, जमींदार उसके साथ जमींदार इसी के उसके लिए जिम्मेदार है ये जमींदार, वहां से 10 के लिए नहीं, यहाँ पे 120। अरे सर आपने छोटे साहब यही तो नब्ज है, बड़ा बिचौलिया रख दिया साहब, यही तो नब्ज है, छोटा हटाइए बड़ा रख लीजिए, यही तो नब्ज है ना सेठी साहब, यही तो नब्ज पकड़ी गई है ना कि अब 47 रुपए निकल गए, अब 47 रुपए निकल गए, उसके ऊपर कोई फाउंडेशन है, अब निकल गए 47 रुपए, यही तो चक्कर है ना राकेश सिन्हा जी। उसको अब जो है उस किसान को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, उसको वेट नहीं करवा पाएंगे, उसको ऐसा है कि उसको अपने ही दाम पर अपनी ही फसल में उधार पर बेचने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे, फिर उसके बाद बड़े बड़े सूद में पैसे नहीं दे पाएंगे, और ऐसा है कि फिर बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं बन पाएंगे, बड़े बड़े धन्ना सेठ नहीं बन पाएंगे, ये दिक्कत है ना। एक सेकंड सेठी साहब, एक सेकंड राकेश सिन्हा, फिर उसके बाद सांकला साहब। जो लोग इस कानून का विरोध कर रहे हैं, मैं कहता हूँ चिल्लाने से कानून अच्छा और बुरा नहीं होता है। आप मुझे बताइए, राज्य सरकार गारंटी ले, कौन रोक रहा है आपको? सुन तो दीजिए, आपके पास तो एपीएमसी मंडी है ना, ले लो गारंटी। नहीं लेंगे ना सर, नहीं लेंगे, गारंटी कहां से लेंगे? गारंटी आप किस से पूछ रहे हो? राज्य आपका, मंडी रिटर्न में गारंटी होती है, जो ऐप है उसके अंदर रिटर्न में गारंटी होती है, और आप इसमें मल्टीनेशनल कंपनी को भी बाउंड कीजिए कि जो वहां 10 रुपए रिटर्न में गारंटी देते हैं, रिटर्न में गारंटी देते हैं अकाली दल की जब तक सरकार है कि एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की होगी। रिटर्न में गारंटी देते हैं कि रिटर्न में गारंटी देते हैं कि हर किसान को एमएसपी मिला होगा, रिटर्न में गारंटी देते हैं कि बाहर किसानों को वेट नहीं कराया होगा, रिटर्न में गारंटी देते हैं कि अकाली दल जब तक रहे होंगे वहां पर किसी भी किसान की रेडी ने वेट नहीं किया होगा, ट्रॉली ने वेट नहीं किया होगा। सर गारंटी की बात करते हैं, ये विरोध प्रदर्शन, ये गारंटी पूरे देश में हो रही है। गारंटी नहीं, आपने किसानों को, आप किसानों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, किसानों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आपने किसानों को बकरा बना रखा है, बलि का बकरा बना रखा है। जब मन किया निकाल लिया, जब मन किया बहा दिया कि उसके पास तो कुछ नहीं होना। अरे सेठी साहब, हो गई दुकानें बंद, अब जितनी अकाली दुकानें हो, कांग्रेस की दुकानें हो गई बंद, होगी, आपने नई दुकान खोल दी। तो आपकी दुकान पे क्या असर जा रहा है? आपने नई दुकान, सर आपकी दुकान पे क्या असर हुआ? फिर हमारी आपने नई दुकान हमने सेक्रीफाइस करा है, हरसिमरत कौर बादल जी ने अपना पद छोड़ा है, और किसानों के लिए कोई कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं। अकाली दल किसानों की पार्टी है, और किसानों के लिए, किसानों के राइट्स के लिए किसी भी हद तक मेरे को समझ आता है, दर्द समझ आता है। एकदम मंडी में कहते हैं ना गल्ला, मंडी एकदम गल्ला अगर बंद हो जाए ना तो साफ समझ में आता है। बराड़ साहब आता हूं एक सेकंड, राकेश सिन्हा, गजेंद्र सांकला, फिर उसके बाद चरणजीत बराड़। वो बातें कहना चाहता हूं कि एमएसपी को लेकर बार बार पूछा जा रहा है, जब सरकार एमएसपी पर खरीद रही है
और बाहर आपको कम दाम मिल रहा है तो आप एमएसपी पे बेचेंगे, सरकार को बेचेंगे। जब एमएसपी से ज्यादा दाम आप मिलेगा तब बाहर बेचेंगे। यह कौन सा फॉर्मूला जो आपको नहीं समझ में आ रहा है? अगर सचिन जी सरकार है और मैं प्राइवेट बायर हूं और आपको बेचना है, सचिन जी 150 रुपए में खरीद रहे हैं, मैं 120 बोल रहा हूं, आप सरकार को बेचेंगे। जब सचिन जी से ज्यादा प्राइस में दूंगा तो आप सरकार को नहीं बेचेंगे, सरकार आपको बाध्य नहीं कर रही है। दूसरी बात, एक जूता बनाने वाली कंपनी को कहिए जहां जूता बनता है उसी शहर में आप बेचेंगे, उसकी क्या हालत हो जाएगी? आज देश में किसान यदि एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाभ कमा सकता है, किसानों की स्थिति बेहतर हो सकती है। किसानों की तो आपने लंगोटी उतार दिया है, किसानों की जमीन बिक रही है, किसान के बच्चे जमीन बेचकर शहर में एक दुकान खोलने के लिए आ रहे हैं। उन्हें लगता है दुकान खोलने से शायद सर्वाइवल ज्यादा होगा। एक बात सचिन जी मैं बताना चाहता हूँ, देखिए इस देश में लगभग 18% स्मॉल फार्मर्स हैं जिनका 1 से 2 एकड़ लैंड है, और स्मॉल फार्मर ऑपरेशनल लैंड है 18%। उस पर खेती बेनिफिशियल नहीं है, किसान नेता है बता दे बेनिफिशियल नहीं है। अब इसमें एक प्रोविजन है कि ये 18% ऑपरेशनल लैंड में छोटे छोटे किसान अपने को क्लब करके उसमें पूंजी का निवेश करवा सकते हैं और एक खेती कर सकते हैं। अब चाहते हैं कि एक 4 लाख का इन्वेस्टमेंट करके एक छोटे शहर में कोई दुकान खोलता है, उसकी जीवन स्थिति देख लीजिए। 4 लाख की जमीन वाले की जीवन स्थिति देख लीजिए। वह न अपनी बेटी की शादी कर पाता है, न बेटे को पढ़ा पाता है। राकेश सिन्हा जी, वो कर्ज में नहीं, एक सेकंड सेठ साहब, एक सेकंड नहीं, एक सेकंड। किसान है वो बीज भी कर्ज पे लेता है, वो खाद भी कर्ज पे ले लेगा ना कैश में, उसके पास भुगतान का रखा है तो कैश में लेगा। क्या दिक्कत है आपको? फसल में तो क्या दिक्कत है? आपका दिक्कत ये ना, देखिए पूरे सिस्टम पर चोट है ये। गजेंद्र सांकला, एक सेकंड सर, गजेंद्र सांकला काफी देर से बैठे, ये सिस्टम पर चोट है ना, क्योंकि बहुत सी दुकानें बंद हो गई। सबकी बहस को, सबकी बात को सुन रहा था। मुझे जो 2 मिनट का समय दिया गया है, कृपया करके कोई बीच में न बोले। पहली बात तो ये है कि आज आप ये कह रहे हो कि देश का किसान जो है वो बहुत उन्नत हो गया, या कि देश के किसान के ऊपर तलवार लटक गई। इसका मतलब ये हुआ कि 6.25 साल से केंद्र की सरकार इस देश के किसानों को प्रताड़ित कर रही थी। ये बात साबित होती है इससे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर देश का किसान एमएसपी के ऊपर अगर माल मंडियों में खरीद कर रहा था, अगर बाहर भी खरीद करेगा और वो एमएसपी की दर से ऊपर खरीद करे तो सरकार को दिक्कत कहां है? सरकार ने क्यों नहीं इसको राइटिंग के अंदर शामिल किया कि एमएसपी की दर से अधिक पर किसान की उपज को खरीदा जाएगा? तीसरी बात यह है कि जो भी बिचौलिया इसकी जमीनों, इसकी प्रॉपर्टी को या प्रोडक्ट को खरीदेगा, उस प्रोडक्ट को वो जमा नहीं कर पाएगा, जमाखोरी नहीं कर पाएगा। आपने एक लिमिट के बाद जो जमाखोरी पर रोक थी, उस रोक को हटा करके एक तरफ किसान को मारा है, दूसरी तरफ आपने कंज्यूमर को मारा है। दोहरा इसके अंदर नुकसान हुआ इस देश की जनता को भी। साथ में जमाखोरों की बढ़ोतरी होगी, उसके साथ साथ किसान जो आज 60 से 70% किसान कर्ज के अंदर डूबे हुए हैं, वो किसान नगद फसल को जगह जगह अपनी दर पर बेचने की स्थिति में नहीं है। ये अंदर की स्थिति और प्रैक्टिकल स्थिति है, इसको समझने की जरूरत है। कर्ज की जगह वो कैश में अगर ले लेगा अपने क्रॉप्स के लिए जितने बीज है, अगर वो जो है अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिल जाएगा, जितनी लागत उतना दाम उसको मिल जाएगा। तो सर मुझे एक बात बताइए ना, और मैं चलो किसी किसान नेता से, तो फिर गजेंद्र सांकला जी मुझे नहीं पता किसानी करते हैं कि नहीं करते हैं। डिजिटल तरीके से किसानों में जागरूकता आ रही है। पढ़े लिखे लोग किसान है, किसान अब वह किसान नहीं रहा है। पढ़े लिखे किसान डिजिटल इंडिया के द्वारा अपने माल को, कोयम्बटूर का माल जाकर वो कालाहंडी में बेचेंगे। आप क्या बात कर रहे हैं? किसानों को पूरे देश का मार्केट है, किसान को देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया। ओपी धनखड़ साहब, ठीक है, ओपी धनखड़ इस वक्त, ठीक है, ओपी धनखड़ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष हरियाणा से जुड़ गए हैं। ओपी धनखड़ साहब, पूरी डिबेट क्या है? एक तरफ इसे क्रांतिकारी कहा जा रहा है, दूसरी तरफ कहा जा रहा है तो डेथ वारंट है। डेथ वारंट किनका है सर? वो जो परिवार के लिए सोचते थे कि बात किसान की भलाई की, लेकिन बात अपनी मलाई की। वो जो परिवार जिनका कब्जा था मंडियों का, आड़तियों पर, उन सब के आज उनकी दुकान बंद हो गई, इसलिए इनको लग रहा है कि आज काला दिन है। हेलो जी धनखड़ साहब, देखिए, बात समय तय करेगा। झूठ के 2 दिन और सच की सदियां होती हैं। अभी जो सरकार है केंद्र की, इसके सामने 4 साल हैं और 8 फसलों की खरीद होएगी। अगर सारी फसलों की खरीद मंडी में एमएसपी पे अच्छी हो जाती है तो जो आज झूठ बोल रहे हैं इनकी पोल खुल जाएगी। ये तो 2 विकल्प दे दिए
एक विकल्प मंडी का है, पहले से जारी है। एक सेकंड के लिए माफी के साथ जो है मैं आपको बीच दूसरा माफी के साथ एक सेकंड मैं वापस आपके पास आऊंगा, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब जुड़ गए हैं। सबसे पहले नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत बधाई। आज देश का किसान खुश है, बहुत बहुत बधाई इस बिल के पास होने पर। और बहुत आपने स्ट्रगल किया, पहले लोकसभा में भी बहस, आज राज्यसभा में भी हंगामा देखने को मिला, लेकिन अंत भला तो सब भला। आज ये बिल कहीं ना कहीं जिसे आप क्रांतिकारी कह रहे हैं वो पास हुआ, बहुत बधाई। बहुत धन्यवाद सर। सर, जेपी नड्डा ने उसी वक्त बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि आज किसानों को शोषण से आजादी मिली है। कहीं ना कहीं आज का दिन है वो शोषण से आजादी का दिन है, आजादी के इक्विवेलेंट बताया आज के दिन को खुद बीजेपी अध्यक्ष ने। आपने भी इसे बहुत ऐतिहासिक बताया, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि लोकतंत्र का काला दिन है। देखिए सुनील भाई, कुल मिला के कांग्रेस के इतिहास से हम परिचित हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है, और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के राज में किसान दुरावस्था का शिकार रहा। कांग्रेस भी हमेशा इस बात का प्रयत्न करती रही कि ये रिफॉर्म होना चाहिए। मनमोहन सिंह भी चाहते थे, उन्होंने अपना घोषणा पत्र में भी इसका उल्लेख किया। स्वामीनाथन साहब ने भी रिकमेंडेशन दी, किसान नेता शरद जोशी ने भी इसका आग्रह देश की सरकारों को कई बार किया। नेशनल फार्मर कमीशन की भी रिकमेंडेशन इसी दिशा में थी, लेकिन कांग्रेस कभी हिम्मत नहीं कर पाई रिफॉर्म करने की, क्योंकि कांग्रेस हमेशा सरमाएदारों के दबाव में दबी रही और हमेशा बिचौलियों की भूमिका का समर्थन करती रही। आज जब हम इसको किसानों की आज़ादी का दिन कहते हैं, तो ये कहते हुए निश्चित रूप से मुझे गर्व है कि आज किसान अपने उत्पादन को अपने घर से, खेत से, वेयर हाउस से किसी भी व्यक्ति को किसी भी राज्य में किसी भी कीमत पर बेचने के लिए स्वतंत्र हो गया है। आज बिचौलियों की समाप्ति हो गई है और किसान का पेमेंट 3 दिन के भीतर हो, यह विधेयक इस बात का प्रावधान करता है। हमारे देश के किसान मंडी में घुटन महसूस करते थे, क्योंकि मंडी की एक सीमित रचना है, मंडी में सीमित व्यापारी हैं, हर व्यक्ति को व्यापार करने का लाइसेंस मंडी का मिल नहीं पाता है, और इसलिए औने पौने दाम पर किसान अपनी उपज बेचने के लिए विवश होता था। आज इस विधेयक के बाद किसान भी आज़ाद हुआ है और व्यापारी को भी लाइसेंस और इंस्पेक्टर राज्य से मुक्ति मिल गई है। अभी व्यापारी एक मंडी में काम करता था, अब व्यापारी देश भर में कहीं भी ट्रेड में भाग ले सकता है। जहां तक फार्मिंग के कॉन्टेक्ट विधेयक का सवाल है, यह विधेयक किसान की आमदनी को बढ़ाने वाला, किसान के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन करने वाला और बुआई के समय ही करार के माध्यम से फसल की कीमत को तय करने वाला, ऐसा प्रावधान आज तक हिंदुस्तान के किसी कानून में नहीं है, राज्य में न केंद्र में। बुआई के समय ही कीमत का करार हो जाएगा और करार में उल्लेख जो रकम और भाव है वह देने के लिए तब भी बाध्य होगा अगर प्राकृतिक आपदा से किसान की फसल का नुकसान हो जाए। हमने इस विधेयक में इस बात का भी प्रावधान किया है कि इस विधेयक के माध्यम से किसान की जमीन से संबंधित कोई लीज, पट्टा
इसका करार नहीं हो सकता। सिर्फ किसान की फसल का करार होगा जी, और फसल का भी मालिक किसान ही होगा। जब वो फसल बेच देगा तो उसको उसके मूल्य की अदायगी हो जाएगी। इससे व्यापार खुल रहा है, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। छोटा किसान भी प्रोफेसर से, उद्योग से, व्यापार से, बड़े व्यापारी से जुड़ सकेगा। इन विधेयकों के आने के बाद गांव-गांव में निवेश आएगा। 1 लाख करोड़ का जो पैकेज मोदी जी ने घोषित किया है, उस पैकेज का फायदा नीचे तक पहुंचेगा। किसान के क्षेत्र में ही जी नए नए प्रोसेसिंग प्लांट बन सकेंगे। मंत्री जी, किसान टेक्नोलॉजी से जुड़ सकेगा, किसान इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेगा। जी, कोई किसान हरियाणा में बैठा है तो वो हरियाणा में बैठकर पश्चिम बंगाल के कलकत्ता और आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में भी अपना उत्पादन बेचने के लिए अब स्वतंत्र है। तोमर जी, मैं समझता हूं मंत्री जी कि आज का दिन कृषि के क्षेत्र में ऐतिहासिक दिन है। और देश तो 1947 में आजाद हुआ था जी, लेकिन मंडी की जंजीरों से किसान आज मुक्त और आजाद हुआ है। अंदरी सिंह तोमर जी, मैं चाहता हूं कि जब से इस बिल पर चर्चा होनी शुरू हुई तब से जो है इसके ऊपर कई भ्रम फैलाए गए। हालांकि बिल की कॉपी हमने लगातार दिखाई, हम जी न्यूज पर लगातार फिर भी दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपको एक छोटा किसान, मझोला किसान, तमाम जितना फार्मर क्लास है वो देख रहा है, वो आपके मुंह से ज्यादा जानना चाहेगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया। 2-3 बातें मैं आपसे क्लियर करवाना चाहता हूं। एक है कि एमएसपी सिस्टम रहेगा, गवर्नमेंट की खरीद चलती रहेगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि विपक्ष कह रहा था एमएसपी चला जाएगा। नंबर 1, मैंने लोकसभा के फ्लोर पर भी और आज राज्यसभा के फ्लोर पर भी पूरे देश के किसानों को कहा है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी पर खरीद होती रहेगी। खरीफ की एमएसपी हमने घोषित की है। खरीफ की फसल अक्टूबर में आना शुरू हो जाएगी। एफसीआई और नेफेड उसकी खरीद को प्रारंभ करेगा और रबी की एमएसपी जल्दी ही हम इस सप्ताह में घोषित कर देंगे। इसलिए कांग्रेस के दुष्प्रचार में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस ने राज्यसभा में जो कृत्य किया वह अप्रजातांत्रिक है, लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। और आज कांग्रेस को ये लग रहा था कि हमारे के विरोध के बावजूद भी किसान को आज़ादी मिली जा रही है, यह बात कांग्रेस को पच नहीं रही थी। इसलिए कांग्रेस ने लोकतंत्र को धक्का पहुंचाने का यह कुत्सित प्रयास किया है, जो घोर रूप से निंदनीय है। शिरोमणि अकाली दल तो सर आपके साथी थे, उनको मेरे ख्याल से ऑन बोर्ड या फिर बात कर सकते थे। हरसिमरत कौर बादल कह रही थी कि मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन कुछ एक अगर पॉइंट थे, अगर वो बात कर लेते तो बेहतर होता। मैं आपके माध्यम से तमाम सारे सियासती लोगों को कहना चाहता हूं, अगर बिल को राजनीतिक नज़रिए से देखोगे तो राजनीतिक बात आपके मन में आएगी, और अगर बिल को किसान की ज़िंदगी में बदलाव करने की दृष्टि से देखोगे तो किसान का हित दिखाई देगा। लोकसभा और राज्यसभा में तमाम सारे लोगों ने, जिसमें प्रतिपक्ष के लोग शामिल हैं, उन्होंने अपनी जिरह करी, बात रखी। आज भी आपने राज्यसभा में प्रतिपक्ष के लोगों, कांग्रेस के लोगों को सुना होगा, एक आदमी भी बिल पर नहीं बोला। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में यह बात कही थी कि वो सरकार में आएगी तो एपीएमसी एक्ट को बदलेगी। एपीएमसी के माध्यम से जो टैक्स लिया जाता है उससे किसान को मुक्त करेगी। कांग्रेस में अगर नैतिकता थी तो उसको अपने वचन पर खड़ा रहना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस
कि हमेशा से राजनीति रही है कहना कुछ और करना कुछ, खाने के दांत और दिखाने के दांत और। इसी के परिणाम स्वरूप आज कांग्रेस की हालत देश में हुई है और आज का जो दो मुही राजनीति का चेहरा कांग्रेस का देश के किसानों ने देखा है, अगले चुनाव में यह स्थिति भी कांग्रेस की नहीं रहने वाली है। मंत्री जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में और आपने ये बिल ला करके एक झटके में, जैसे बिचौलिए, आड़तीए, सब जो है मिडलमैन कहते हैं, उन सब का तमाम सफाया कर दिया कि एक जो सिस्टम एक चलता चला आ रहा था, वो सिस्टम जो कि किसानों को उनकी जमा पूंजी नहीं देता था, वो सिस्टम जो है सिर्फ रिच को और रिच बनाता था और अमीर बनाता था, जिसमें कुछ राजनीतिक दल भी शामिल थे, मंडियों पर कब्जा, तमाम चीजें, ये उस पर कहीं सर्जिकल स्ट्राइक तो नहीं होगी? इस कारण से ये ज्यादा दुख तो नहीं हुआ? देखिए, मैं आपके माध्यम से व्यापारियों को, मंडी के कर्मचारियों को, मंडी में काम करने वाले और मजदूर भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि समय के साथ कानून को बदलना ही चाहिए, परिपाटी को बदलना ही चाहिए। लकीर के फकीर जो लोग रहते हैं वो दुनिया में प्रगति नहीं कर सकते। आज ज़रूरत इस बात की है कि फसलों का विविधीकरण हो, हमारा किसान महंगी फसलें पैदा करे, हमारा किसान वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके, जिससे उसकी फसल का एक्सपोर्ट हो सके, उसको अपने उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। इस दिशा में सारी दुनिया जा रही है और इस दिशा में हिंदुस्तान को भी जाना है। आज हमारे तमाम सारे पढ़े लिखे बच्चे खेती से क्यों कन्नी काट रहे हैं? क्योंकि खेती जो आज से 5-6 दशक पहले थी, उसी परंपरा का अनुसरण कर रही है। मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, श्वेतकारी संगठन के नेता शरद जोशी जी थे, जिन्होंने किसानों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने कहा एपीएमसी एक्ट और ईसी एक्ट खत्म कर देना चाहिए। क्या शरद जोशी जी की समझ किसानों के मामले में नहीं थी? क्या शरद जोशी जी पॉलिटिकल व्यक्ति थे? क्या शरद जोशी जी मोदी जी के खास आदमी थे जो उन्होंने यह बात कही? फिर यूपीए के सरकार के समय में जब मनमोहन सिंह जी ने अपनी बात किसी फोरम पर रखी तो मनमोहन सिंह जी ने भी ये बात कही, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में भी ये बात कही, स्वामीनाथन साहब ने अपनी रिपोर्ट में भी ये बात कही। और अगर देखेंगे तो शरद पवार साहब इस देश के 10 वर्षों तक कृषि मंत्री रहे। वो महाराष्ट्र के किसान नेता भी हैं, बड़े नेता भी हैं जी, किसानी को समझते भी हैं। और शरद पवार साहब ने भी, चाहे वो गुजरात का चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, चाहे उनके अनेक इंटरव्यू हों, हमेशा इस बात की वकालत की कि एपीएमसी एक्ट को बदला जाना चाहिए और किसानों से जो जबरन कर वसूली की जा रही है उससे किसानों को मुक्त करना चाहिए। ओपन ट्रेड हिंदुस्तान में होनी चाहिए, जिससे किसान हमारा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतिस्पर्धा का सामना कर पाए। जहाँ तक व्यापारी और बाकी लोगों का सवाल है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि इससे व्यापारी को फर्क पड़ने वाला नहीं है जी। व्यापारी तो अभी मंडी में सीमित ट्रेड करता था, आज पूरे हिंदुस्तान में ट्रेड के लिए उसका रास्ता खुल गया है। तो एक व्यक्ति एक जिले में एक मंडी में ट्रेड करता था, अब वो पूरे हिंदुस्तान में करेगा और 50 की जगह 500 व्यापारी होंगे तो प्रतिस्पर्धा भी होगी जी। प्रतिस्पर्धा होगी तो पारदर्शिता भी आएगी, प्रतिस्पर्धा होगी तो किसान को भी अच्छा मूल्य मिलेगा। और व्यापारी को जो व्यापार करना है तो वो एक सीमित प्रेमाइसेस में कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान उसके बाद व्यापार करने के लिए पड़ा है। और जहाँ तक मजदूर भाइयों का सवाल है, तो जहाँ उत्पादन खरीदा जाएगा, जहाँ उत्पादन का ट्रांसपोर्टेशन होगा, तो वहाँ तो हमारे मजदूर भाई को रोजगार मिलेगा ही। तो इसमें किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये दो विकल्प किसान के पास हैं। किसान चाहे तो मंडी के विकल्प को चुन सकता है जी, जी, जी। और टैक्स देकर अपनी फसल बेच सकता है,
और किसान चाहे तो अपने घर से, वेयर हाउस से अंतर्राज्यीय व्यापार कर सकता है, जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स इस विधेयक के माध्यम से नहीं होगा। ये तो हमने कोरोना काल में भी देखा है कि अगर अर्थव्यवस्था में किसी का अब भी अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है तो उस कृषि व्यवस्था का, कृषि का, जीडीपी का रहा है। तो अल्टीमेट एम सबका यही है कि किसानों का उद्धार हो, किसानों के लिए जो संभावनाएं आगे बढ़े और जो किसान जो है वो कम से कम उस सर्कल से, जो कि जिस सर्कल में वो फंसा रहता है, भले वो कर्जदार हो, सूदखोर हो या बिचौली हो, उनसे बाहर आए। उम्मीदें करते हैं कि ये बिल उसमें मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र तोमर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बिचौली खत्म, फसल की ज्यादा कीमत, देश भर में फसल बिक्री और कॉन्क्रीट फार्मिंग बढ़ावा मिलेगा। एक एक कमेंट का मेरे पास अभी वक्त है। सिटी साहब आपसे शुरू करता हूं। मुझे लगता है कोई डाउट आपको रह गया होगा, गलती तो नहीं महसूस हो रही कि देखिए गलती कर दी, हम वहां पर रुक जाते। यहाँ पर तो कुछ है ही नहीं ऐसा राजनीति, यहाँ तो सिर्फ किसान का फायदा हो रहा है। मैं बहुत बढ़िया बात है कृषि मंत्री जी ने कही, लेकिन आप इस बात को समझिए, किसानों को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? किसानों को आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो फार्मर एसोसिएशन के जो नेता हैं वो पढ़े लिखे हैं, सूझवान हैं और खेती की समझ रखते हैं। आप किसानों से बात नहीं कर रहे, बाकी सबसे बात कर रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि मैं ये कह रहा हूं, मैं सिर्फ किसान कौन है आपकी नजर में? कह रहा है कि किसानों की जो किसान चाहते हैं, जो अमेंडमेंट्स चाहते हैं, उनको लेके आप बिल लाइए, हम सब उसका स्वागत करेंगे। बस इतनी सी बात है। जिसके बेनिफिट के लिए चीज लाई जा रही है उसको भी तो इन्वॉल्व करिए, उसकी समस्या को भी सुनिए। कहां से सुनिए सर? मुझे एक बात बताइए, ओपी धनखड़ साहब, एक बात बताइए, जब सीधे कृषि मंत्री आकर के अगर किसानों से मुखातिब हो जाएं तो क्यों कोई पार्टी बीच में आकर के कहे कि नहीं, मुझसे बात नहीं करे? कौन सा किसान? फिर वो किसान थोड़ा ना हुआ, फिर तो बिचौलिए हुए। ओपी धनखड़ जी। सचिन जी, ये एक रास्ता दिया गया है। जो किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहते हैं उनको, छोटा भाई अगर डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है और बड़ा भाई मंडी में जाना चाहता है तो दोनों के रास्ते खुले हैं। बड़े भाई को भड़का दिया गया है, अगर छोटा भाई डायरेक्ट मार्केटिंग करेगा तो मंडी में दिक्कत आ जाएगी। केवल और केवल इस भड़कावे का आंदोलन है। और ये पोल भी जब खरीद होगी, सरकारी खरीद होगी, एमएसपी पे होगी। अभी सरकार अभी खरीद करेगी अक्टूबर के महीने में, एक एक दाना सरकार खरीदती रही है हमारे प्रदेश में। तो इन सब की पोल खुल जाएगी। ये झूठ पर आधारित आंदोलन है और झूठ ज्यादा दिन नहीं चलता, ऐसा तो नहीं कि इनके अपने दाने चुगने के कम वक्त रह गया। धनखड़ साहब, ऐसा वक्त तो नहीं है कि वो जो तिजोरियों पे ताले लगा करते थे पार्टियों के, जो सप्लाई जाया करती थी, वो ताले बंद हो गए। वो सचिन भाई, मेरे यहाँ 82,000 किसान एफपीओ से जुड़े हैं हरियाणा में और 25,000 प्रगतिशील किसान हैं। 1 लाख किसान डायरेक्ट मार्केटिंग करना चाहता है। हम चाहते हैं पेरी अर्बन एग्रीकल्चर हो। जिस तरह से पोल्ट्री वाला बेच रहा है, डेयरी वाला बेच रहा है, मछली वाला बेच रहा है, हमारा बाकी किसान भी अपने फल, सब्जियां, बाकी चीज़ें, अगर आशीर्वाद आटे वाला हमसे डायरेक्ट लेता है तो जाना चाहिए। लेकिन जो भाई मंडी भी जाना चाहता है, उसकी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, कृषि मंत्री जी भी कह रहे हैं, उनके लिए मंडी और एमएसपी खुला रहेगा। तो इस आंदोलन का आधार ही केवल और केवल भ्रम और असत्य है जो कांग्रेस पार्टी फैला रही है। और कांग्रेस पार्टी, जैसे तोमर साहब कह रहे थे, अपने घोषणा पत्र में कहा इतना नहीं है। एक हुड्डा साहब के नेतृत्व में कमेटी बनी थी 5 मुख्यमंत्रियों की। उस कमेटी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने सिफारिश की थी इन्हीं की। अगर ये परसेप्शन की लड़ाई है तो उम्मीद करते हैं कि ये जो डायरेक्ट कम्युनिकेशन, ये जो किसानों से बीच में, आपने कहा आज से बिचौलिए बंद, आज से बीच में जो भी मिडलमैन होते थे उनका काम खत्म, सूदखोर जो सिर्फ सूद दे करके किसान को जो है एक्सप्लॉइट करते थे वो खत्म। अगर वो खत्म है तो मुझे ये लगता है कि अब आपका आउटरीच भी सीधा उस किसान से होगा। ये जो बिल है इसके फायदे लगातार बताएंगे और जो भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है उस भ्रम के जाल में तो आप इन लोगों को जाने से बचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। संकल साहब माफी के साथ, क्योंकि किस दिन और आपसे ज्यादा कमेंट। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.